नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉलिटी की MCQ सीरीज में। इसमें हम इम्पोर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जस्ट लाइक UPSC, MPPSC, अदर स्टेट PCS एंड SSC के एग्ज़ाम्स में आने वाले क्वेश्चन को, उनके ऑप्शंस को और उनके एक्सप्लेनेशन को डिस्कस कर रहे हैं। इसी कंटिन्यूएशन सीरीज में क्वेश्चन नंबर 16 इन फ्रंट ऑफ यू। In case a president dies while in office, the vice president can act as a president for a maximum period of। यदि कार्यकाल के दौरान या पद पर रहने के दौरान प्रेसिडेंट की मौत हो जाती है तो वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति का पद ग्रहण करेगा? 1 ईयर, 3 मंथ, 6 मंथ, 2 ईयर्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 6 मंथ। जब कभी भी अपने पद पर रहते हुए प्रेसिडेंट की, राष्ट्रपति की डेथ हो जाती है तो वाइस प्रेसिडेंट उसके चार्ज को, उसके पद को, कारोबार को टेक ओवर कर लेता है। क्योंकि प्रेसिडेंट जो होता है वो हेड ऑफ द स्टेट होता है। प्रेसिडेंट जो होता है वो हेड ऑफ द स्टेट होता है और उसका पद कभी भी खाली नहीं रह सकता। तो क्या होता है? हेड ऑफ द स्टेट होता है, राज्य का प्रमुख होता है। इसलिए राज्य प्रमुख का पद कभी भी रिक्त नहीं रह सकता। इसीलिए जब प्रेसिडेंट नहीं होता तो वाइस प्रेसिडेंट को अपॉइंट कर दिया जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंसिस्ट ऑफ। केंद्र की संघ की मंत्री परिषद है। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंसिस्ट ऑफ किस किस से मिलकर बनती है? तो 3 प्रकार के मिनिस्टर होते हैं। यहाँ मैं आपको बता देता हूँ पहले कि 3 प्रकार के मिनिस्टर कौन कौन से होते हैं। एक होता है कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट दर्जे के मिनिस्टर होते हैं, ये मिनिस्टर में सर्वोच्च रैंक है। फिर होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, यानी राज्य मंत्री। राज्य के मंत्री का मतलब राज्य सरकार में मंत्री नहीं, मंत्री केंद्र सरकार में ही होंगे, लेकिन उनका स्टेटस रैंक राज्य मंत्री के रूप में होगा। एक होगा मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंडिपेंडेंट चार्ज। इंडिपेंडेंट चार्ज होगा, यानी ये अपने विभाग के प्रमुख होंगे। ये मंत्रालय होगा या मंत्रालय के अंतर्गत विभाग होते हैं, उन विभागों में से किसी एक विभाग का इंडिपेंडेंट मिनिस्टर बनाया जाएगा। जो स्टेट मिनिस्टर होते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर को जो है रिपोर्ट करते हैं, और जो इंडिपेंडेंट मिनिस्टर होते हैं सबसे ऊपर आपको PM रहता है, नीचे कैबिनेट मिनिस्टर, फिर स्टेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इंडिपेंडेंट चार्ज। इससे ही कहा जाता है कैबिनेट। इस पूरी व्यवस्था को मंत्रिमंडल कहा जाता है, जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं और मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये विभाग के प्रमुख होते हैं, इंडिपेंडेंट चार्ज होते हैं। या फिर छोटा मंत्रालय है तो उसका ऐसे प्रमुख बना दिया जाता है। तो कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डिप्टी मिनिस्टर। तो यहाँ पर डिप्टी मिनिस्टर को शामिल नहीं किया जाता, तो पहला कथन गलत हो जाएगा। कैबिनेट मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट, कैबिनेट मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, उसमें राज्य मिनिस्टर भी शामिल होते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये वाला क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। प्राइम मिनिस्टर, आगे देखेंगे प्राइम मिनिस्टर अकेला तो द यूनियन काउंसिल में शामिल नहीं होता है। द कैबिनेट मिनिस्टर, तो कैबिनेट मिनिस्टर अकेले शामिल नहीं होते बल्कि राज्य मंत्री भी होते हैं। तो एक तरीके से आप देखेंगे कि सभी प्रकार के जो है आंसर एक तरीके से गलत है, क्योंकि इंडिपेंडेंट चार्ज की मिनिस्टर को भी शामिल कर लिया जाता है। तो चारों में से हमें एक उत्तर जब देना ही है तो हम इसमें देखेंगे सबसे कम इनकरेक्ट क्वेश्चन कौन कौन से। तो इसमें हम देखेंगे तो पहला आपको सबसे कम इनकरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डिप्टी मिनिस्टर। तो डिप्टी मिनिस्टर को वर्तमान जो कैबिनेट है, चूँकि मजबूत सरकारें हैं इसलिए डिप्टी मिनिस्टर को उसमें शामिल नहीं करते हैं, बल्कि कैबिनेट मिनिस्टर को इसमें शामिल कर लेते हैं और मिनिस्टर ऑफ स्टेट शामिल हो जाते हैं। और अगर इंडिपेंडेंट चार्ज के कोई मिनिस्टर है तो ये प्राइम मिनिस्टर के ऊपर है कि वो उसे शामिल कर रहा है या नहीं कर रहा है, राइट। क्योंकि हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन होता है, यानी मंत्री परिषद का जो मुखिया होता है वो प्राइम मिनिस्टर ही होता है। तो ओवरऑल पूरा मंत्री परिषद उसके इर्द गिर्द ही घूमता है। Who administer the oath of the office to the President of India before the enters upon, यानी प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी या उसके पद को ग्रहण करने से पहले, यानी जब राष्ट्रपति अपने पद को ग्रहण करता है उससे पहले उसको जो ओथ एंड अफर्मेशन दिया जाता है
शपथ और प्रतिज्ञान कराया जाता है, उसको शपथ कौन दिलाता है, आपको ये बता दें। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शपथ दिलाते भारत के राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग एंजॉय द रैंक ऑफ अ कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ द इंडियन यूनियन, यानी भारतीय संघ में कौन कैबिनेट मिनिस्टर की रैंक को एंजॉय करता है। नन ऑफ द अबव, डिप्टी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपको ये बताना है कि कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा, याद रखिए कैबिनेट मिनिस्टर उन्हें बनाया जाता है जो सांसद या तो लोकसभा से होते हैं या राज्यसभा से होते हैं। लेकिन यहाँ पर आप जो देख रहे हो कि यहाँ पर जो समितियाँ दी गई हैं या कमीशन दिए गए हैं, उनके किसी प्रमुख को कैबिनेट रैंक के दर्जे दिए जाने की बात है, यानी वो वास्तव में कैबिनेट मिनिस्टर होते नहीं बल्कि उन्हें दर्जा देकर बनाया जाता है। तो डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो राज्यसभा में जिनका बहुमत होता है उस पार्टी के द्वारा एक चेयरमैन और एक डिप्टी चेयरमैन नियुक्त किया जाता है। अब चेयरमैन का पद चूँकि इंडिया में अगर बात की जाए तो वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो चेयरमैन हो जाता है, तो राज्यसभा अपना एक डिप्टी चेयरमैन चुनती है जो कि सांसद ही होता है। तो इसे कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा तो प्राप्त होता नहीं। सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगर गवर्नमेंट का सेक्रेटरी है तो वो IAS अधिकारी होगा, इसलिए ये क्वेश्चन भी गलत हो गया। और नन ऑफ द अबव तो ये गलत है ही, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डिप्टी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। योजना आयोग का जो डिप्टी चेयरमैन होता है वो उसको कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा प्राप्त होता है। आपको पता होना चाहिए कि जो प्लानिंग कमीशन है उसका नाम बदल गया है और उसका नाम हो गया नीति आयोग। क्या हो गया? नीति आयोग। अगर इसके चेयरमैन की बात की जाए तो चेयरमैन होता है प्राइम मिनिस्टर और एक होता है डिप्टी चेयरमैन, एक होता है डिप्टी चेयरमैन और उसे दिया जाता है कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा। तो एक प्राइम मिनिस्टर होता है जो कि चेयरमैन होता है और एक डिप्टी चेयरमैन होता है। और नीति आयोग की अगर बात की जाए तो नीति आयोग की जो स्थापना है 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। योजना आयोग की स्थापना की बात की जाए तो 1 जनवरी 1950 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने JL नेहरू ने एक संकल्प प्रस्ताव के द्वारा, कैबिनेट के एक संकल्प प्रस्ताव के द्वारा इसकी स्थापना की थी। इसलिए हम कहेंगे कि जो नीति आयोग है न तो वह संवैधानिक निकाय है, न ही सांविधिक निकाय है, बल्कि उसका स्वरूप कैसा है? वह एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, यानी कि सरकार के आदेश से यह संकल्प प्रस्ताव के द्वारा निर्मित एक संस्थान है, यानी कार्यकारी संस्था। हम क्या कहेंगे? सरकार की ये कार्यकारी संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQ है। आप क्वेश्चन को पढ़ें, सॉल्व करने की कोशिश करें और फिर समझें। ये क्वेश्चन विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर आपसे पूछ ले जाएंगे। इनमें क्वेश्चन पहले जो पूछे गए वो भी शामिल हैं, आगे आने की संभावना वो भी इसमें शामिल है। अ पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ अ पार्लियामेंट कैन बी अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर ऑफ अ प्रेसिडेंट फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ, यानी कोई भी व्यक्ति जो कि संसद का, पार्लियामेंट का सदस्य नहीं है, ना तो लोकसभा का सदस्य ना ही राज्यसभा का सदस्य, ऐसे व्यक्ति को कितने समय के लिए हम जो है मिनिस्टर की पोस्ट दे सकते हैं? तो ये 6 ईयर, कितना है? 6 मंथ, सॉरी कितना है? 6 मंथ, 6 महीने तक के लिए कोई भी व्यक्ति मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण कर सकता है, प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण कर सकता है और 6 महीने के अंदर उसे जो है लोकसभा या राज्यसभा में से किसी एक सदन की सदस्यता लेनी हुई। कारण क्या है? कारण यह है कि संविधान में लिखा है कि संसद के दो सदनों के बीच 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। संसद के 2 सदनों के बीच 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। और 6 महीने के अंदर जब दूसरा सत्र स्टार्ट होगा, तब
तक मिनिस्टर को अपनी सदस्यता ग्रहण करनी होगी, अन्यथा वो मंत्री नहीं रह जाएगा, उसे अपने पद से त्यागपत्र देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, When can a president use his discretion in appointing the prime minister? आपको ये बताना है कि प्रेसिडेंट राष्ट्रपति जो है वो अपनी विवेकी शक्ति डिस्क्रिशनरी पावर यानी कि विवेकी शक्ति का यूज कब करेगा। देखिए, राष्ट्रपति अपनी विवेकी शक्ति का प्रयोग करता है त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में या त्रिशंकु संसद की स्थिति में। त्रिशंकु संसद क्या होती है, इस बात को समझ लेंगे। त्रिशंकु संसद का मतलब होता है जब एक पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त ना हो, जैसे कि 2014 और 2019 में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला तो उसने अपनी सरकार बना ली, राइट। दूसरा, प्री पोल अलायंस, चुनाव के पहले ही अगर अलायंस कर लिया जाए, जैसे कि इंडिया गठबंधन अलायंस किया, प्री पोल अलायंस था यानी चुनाव के पहले ही अलायंस कर लिया गया था, लेकिन इसे टोटल सीटें नहीं मिली तो इसलिए सरकार नहीं बना पाई। अब बीजेपी को कितनी सीटें मिली, बीजेपी को मिली हैं 240 सीटें। अगर बीजेपी को एनडीए के सहयोगी दल जो हैं जेडीयू चंद्रबाबू नायडू की पार्टी और नीतीश कुमार की पार्टी का समर्थन नहीं मिलता तो ये हो जाती त्रिशंकु विधानसभा, यानी कोई भी पार्टी जो है सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। तब राष्ट्रपति की मर्जी होती है कि राष्ट्रपति किस सिंगल पार्टी या पार्टी के गठबंधन को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है। तो ये राष्ट्रपति महोदय का कर्तव्य उस स्थिति में हो जाता, अभी नहीं है। अभी तो चूंकि उन्होंने अपनी मेजोरिटी प्रूफ कर दी एनडीए ने, इसलिए एनडीए के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अपॉइंट कर दिया प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने। लेकिन अगर बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं होता तो फिर क्या होता था, फिर ये राष्ट्रपति का विवेक था कि पहले वो सरकार बनाने के लिए बीजेपी को आमंत्रित करे या फिर इंडिया अलायंस को आमंत्रित करे। अगर इंडिया अलायंस का भी गठबंधन नहीं होता तो फिर कांग्रेस को आमंत्रित करती या बीजेपी को आमंत्रित करती। परंपरा यही रही है कि जो सबसे बड़ी पार्टी होती है प्रेसिडेंट महोदय या महोदया, सबसे पहले उसे आमंत्रित करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आशा लग रही है कि आपको एक शानदार एक्सप्लेनेशन मिल रहा है। इसका स्तर सिविल सर्विस एग्जाम एंड पीजीटी, यूजीटी और नेट, यूजीसी नेट के लेवल का रहेगा। व्हेन कैन अ प्रेसिडेंट यूज इज डिस्क्रिशनरी इन अपॉइंटिंग द प्राइम मिनिस्टर, व्हेन नो पॉलिटिकल पार्टी एंजॉय अ क्लियर मेजॉरिटी इन द लोकसभा, जब किसी पॉलिटिकल पार्टी को लोकसभा में क्लियर मेजॉरिटी नहीं हो, इसे बोलते हैं त्रिशंकु विधानसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इफ इन अ कंट्री देयर हैपन्स टू बी द ऑफिस ऑफ द मोनार्की एज वेल एज अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, इन दिस मोनार्क विल बी कॉल्ड। कितनी बड़ी बात कही जा रही कि मोनार्की सिस्टम हो। मोनार्की सिस्टम का मतलब राजा महाराजाओं के ज़माने में जो सिस्टम हुआ करता था। मोनार्क का मतलब क्या होता है, इस बात को समझ लीजिए। मोनार्क का अर्थ होता है कि जहाँ का जो राज्य प्रमुख है वो राजा रहेगा, राष्ट्र का प्रमुख है वो कोई राजा या रानी रहेगा, उसे हम कहते हैं मोनार्क। जैसे ब्रिटेन एक राजतंत्र है। ब्रिटेन क्या है, एक राजतंत्र है, मोनार्क है। लेकिन ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री सिस्टम है। पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब होता है कि जो सरकार है वो लेजिस्लेचर यानी संसद के प्रति जिम्मेदार रही। उसने कोई भी काम सरकार करती है तो उसे संसद को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि संसद से ही सरकार का निर्माण होता है। तो इसमें देखेंगे हम हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द कैबिनेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, बोथ हेड ऑफ द स्टेट एंड गवर्नमेंट। सही आंसर हो जाएगा हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट। तो हेड ऑफ द स्टेट इसका सही आंसर है, राज्य का प्रमुख। तो मोनार्क की अगर बात की जाए तो मोनार्क और पार्लियामेंट्री सिस्टम में दोनों में यही होता है कि मोनार्क में भी हेड ऑफ द स्टेट होता है और फिर पार्लियामेंट्री सिस्टम में भी हेड ऑफ द स्टेट होता है। वन फीचर डिस्टिंग्विश द राज्यसभा फ्रॉम द विधान परिषद इज। राज्यसभा और विधान परिषद में क्या फ़र्क है, देखो राज्यसभा जो है, राज्य जो सभा है वो स्थायी सदन है। राज्यसभा क्या है, स्थायी सदन है। राज्यसभा को कभी विघटित नहीं किया जा सकता, जबकि विधान परिषद को विघटित किया जा सकता है। और राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो 6 साल होता है, जबकि विधान परिषद का कार्यकाल होता है
5 साल होता है। तो दोनों में पर्याप्त रूप से फ़र्क है। और साथ ही साथ क्या फ़र्क है कि राज्यसभा के जो सांसद होते हैं वो विधानसभाओं से चुने जाते हैं, विधानसभाओं में वोटिंग के माध्यम से चुने जाते हैं, जबकि विधान परिषद के सदस्य उसी राज्य से चुने जाते हैं। तो राज्यसभा पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि विधानसभा केवल उस पर्टिकुलर राज्य की जनता के कुछ विशिष्ट या बुद्धिजीवी प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व करती है। तो हम उस फीचर को देखेंगे जो इन दोनों को अलग करता है। पावर ऑफ इम्पीचमेंट, इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो राज्यसभा का भी इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, विधान परिषद का भी इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, सेम है। तो ये सही है। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर, दोनों में नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं। राज्यसभा में 12 मेंबर होते हैं और विधान परिषद में भी 1/3 सदस्य जो है नॉमिनेटेड होते हैं। टेन्योर ऑफ मेंबरशिप, इसका भी 6 साल का कार्यकाल है। सॉरी अगर मैंने पहले 5 साल बोल दिया है। राज्यसभा दोनों का 6 साल है। तो पावर ऑफ इम्पीचमेंट, दोनों की इम्पीचमेंट की पावर में भेदभाव। प्रेसिडेंट को जब हटाया जाता है तब इम्पीचमेंट में राज्यसभा लोकसभा शामिल होती है, जबकि विधान परिषद को उसमें शामिल नहीं किया जाता है। चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट्स आर एक्स ऑफिसो मेंबर्स ऑफ द, जो चीफ मिनिस्टर होते हैं राज्यों के, सभी राज्यों की यहाँ पर बात की जा रही है, वो एक्स ऑफिसो चेयरमैन है, एक्स ऑफिसो मेंबर। एक्स ऑफिसो मेंबर का मतलब उसके परमानेंट मेंबर नहीं, लेकिन जब भी उसकी बैठक की जाएगी, उसकी मीटिंग होगी, तो उन राज्यों के मुख्यमंत्री वहाँ पर आएंगे। तो इसका सही आंसर होगा इंटर स्टेट काउंसिल। इंटर स्टेट काउंसिल का जिक्र संविधान के आर्टिकल 263 में 263 के माध्यम से हम जो है इंटर स्टेट काउंसिल की बैठक बुला सकते हैं। बैठक या इसके गठन का अधिकार प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को। हु अमंग द फॉलोइंग हैज द फाइनल राइट टू सैंक्शन द एक्सपेंडिचर ऑफ द पब्लिक मनी इन इंडिया। फाइनल राइट टू सैंक्शन द एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक मनी इन इंडिया, यानी निम्नलिखित में से किसे राइट है कि वह पब्लिक मनी को सैंक्शन करे। Who among the following is the final right to sanction the expenditure of public money in India? फाइनल राइट किसे है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा पार्लियामेंट। इसे प्रेसिडेंट लिखा है, जो कि गलत है, क्योंकि संसद के प्राधिकार के बिना आर्टिकल 265 में लिखा है कि संसद के प्राधिकार के बिना ना तो कर लगाया जा सकता है, ना कर वसूला जा सकता है। संसद की अनुमति के बिना एक चवन्नी भी खर्च नहीं की जा सकती है। वीडियो अच्छे लगते हैं चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।